हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग बताऊंगा कि एडवर्ब क्लॉज में क्या क्या कंजंक्शंस लगते हैं और एडवर्ब क्लॉज से किन किन बातों का बोध होता है। ठीक, तो ट्रांसलेशन में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ या एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किससे करते हैं? मैंने आपको बताया है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। ठीक, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। आज हम लोग एडवर्ब क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। तो एडवर्ब क्लॉज का किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में वही रोल है जो एडवर्ब का है। एडवर्ब एक शब्द के रूप में इस्तेमाल होता है और जो एडवर्ब क्लॉज होता है एक उपवाक्य होता है, सेंटेंस का एक भाग होता है जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है। क्लियर? तो एडवर्ब क्लॉज किसे कहते हैं आपके समझ में आ गया होगा। ठीक, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मैंने बताया किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग होता है। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है तीन प्रकार का होता है: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। आज मैं आपको एडवर्ब क्लॉज के बारे में बताऊंगा। एडवर्ब क्लॉज किसे कहते हैं? एडवर्ब क्लॉज जानने से पहले आप एडवर्ब जानिए। एडवर्ब का जो रोल है किसी वाक्य में वही रोल एडवर्ब क्लॉज का है। तो अब मैं आपको इसे बताता हूँ, इसे ध्यान से समझने का प्रयास करिए। जैसा कि जो एडवर्ब क्लॉज होता है उससे समय का ज्ञान होता है, स्थान का ज्ञान होता है, इस सब सही बहुत सारी बातों का ज्ञान होता है जिसको मैं आपको लिख करके बताता हूँ। देखिए, एडवर्ब क्लॉज से क्या क्या बातें होती हैं। एडवर्ब क्लॉज से क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या बातें स्पष्ट होती हैं? एट टाइम, ये जो है एडवर्ब क्लॉज यह टाइम बताता है। इसके साथ साथ जो एडवर्ब क्लॉज होता है प्लेस, पर्पस, प्लेस, पर्पस, कंडीशन, रिजल्ट, कंडीशन, रिजल्ट, कॉज, कंपैरिजन, कॉज, कंपैरिजन, ये सारी बातें स्पष्ट होती हैं। ठीक है, तो जो एडवर्ब क्लॉज होते हैं, एडवर्ब क्लॉज से टाइम, प्लेस, पर्पस, कंडीशन, रिजल्ट, कॉज, कंपैरिजन, ये सारी बातों का भाव स्पष्ट होता है। इसके साथ साथ कंट्रास्ट भी होता है। चलिए, यह एडवर्ब क्लॉज से बोध होता है। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज में क्या क्या कंजंक्शंस लगते हैं? कंजंक्शंस
कंजंक्शंस क्या क्या लगते हैं? क्या क्या कंजंक्शंस लगते हैं? जैसे कंजंक्शंस देखिए, एज सुन एज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नो सूनर देन, टिल अनटिल, टिल अनटिल, इफ, then, if, then, because, since, because, since, when, lest, should, lest, as if। देखिए ये सभी कंजंक्शंस एडवर्ब क्लॉज में प्रयोग होते हैं। एज सुन एज, नो सूनर, देन, टिल, अनटिल, इफ, देन, बिकॉज, सिंस, व्हेन। ठीक है, ये सभी के सभी कंजंक्शन से इसमें प्रयोग होते हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी कंडीशंस हैं, जैसे शो दैट, मे, माइट। ये सभी कंडीशंस इसमें फॉलो होते हैं। इससे ये सब टाइम, प्लेस, पर्पज, कंडीशन, रिजल्ट, काज, कंपेरिजन, कंट्रास्ट, ये सब सारी बातें स्पष्ट होती हैं। इन सब सारी बातों को स्पष्ट करने के लिए हम निम्नलिखित कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं, जैसे एज सुन एज, नो सूनर देन, टिल, अनटिल, इफ, देन, बिकॉज, सिंस, व्हेन, लेस्ट, शुड, एज इफ, सो, दैट, लाइक दिस। तो इस तरह से ये सभी के सभी कंजंक्शन से प्रयोग होते हैं। चलिए अब मैं सेंटेंस के माध्यम से इसे बताता हूँ। कुछ सेंटेंस देता हूँ, कुछ वाक्य देता हूँ, और देखिए किस तरह के वाक्यों में क्या क्या कंजंक्शन से प्रयोग होते हैं। चलिए यस देखिए, जैसे जब रात्रि में वर्षा हुई तब मैं सो रहा था। देखिए, जब रात्रि में वर्षा हुई तब मैं सो रहा था। वाक्य से पता चल रहा है, यह टाइम शो कर रहा है, समय बता रहा है। इस कंडीशन में समय बताने के लिए जो कंजंक्शन है यहाँ पर हम व्हेन लगाएंगे। ठीक, देखिए व्हेन इट रेन्ड इन द नाइट। देखिए यहाँ तक हो गया। जब रात्रि में वर्षा हुई, यह पास्ट इंडिफिनिट में है। जब रात्रि में वर्षा हुई, यह पास्ट इंडिफिनिट में है। When it rained in the night, तब मैं सो रहा था। तब के लिए यहाँ पर कॉमन लगा देंगे। ठीक, I was sleeping। बन गया आपका। चलिए हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं, हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। जब रात्रि में वर्षा हुई तब मैं सो रहा था।
तो इसको हम इधर ला सकते हैं, आई वॉज स्लीपिंग, इसको यहां ला देंगे, आई वॉज स्लीपिंग व्हेन इट रेन इन द नाइट, तब फिर आपको एक कॉमा नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगेन फिर से देखें, आई वॉज स्लीपिंग, दूसरे तरीके से यूं बनेगा, आई वॉज स्लीपिंग व्हेन इट रेन इन द नाइट, हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। यानी जो यह एडवर्ब क्लॉज है, हम इसे वाक्य के प्रारंभ में भी लिख सकते हैं, वाक्य के बाद में भी लिख सकते हैं, एज यू लाइक। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बताते हैं। जैसे गगन, या जब गगन स्कूल पहुंचा तब चपरासी प्रार्थना की घंटी बजा रहा था। जब गगन स्कूल पहुंचा चपरासी प्रार्थना की घंटी बजा रहा था। जब गगन स्कूल पहुंचा तब चपरासी घंटी बजा रहा था। देखिए यह भी समय शो कर रहा है, यह भी वेन से शुरू होगा। तो चलिए हम इस बार जो है, जो प्रिंसिपल क्लॉज है, हम इसे पहले से बता देते हैं। चपरासी प्रार्थना की घंटी बजा रहा था। चपरासी प्रार्थना की घंटी बजा रहा था, यह आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, हम इसे पहले बना देते हैं, ठीक है। तो बनाइए, चपरासी प्रार्थना की घंटी बजा रहा था। द प्यून वॉज रिंगिंग द चपरासी प्रार्थना की घंटी बजा रहा था। द प्यून वॉज रिंगिंग द प्रेयर बेल। देखिए चपरासी प्रार्थना की घंटी बजा रहा था। द प्यून वॉज रिंगिंग, द प्यून वॉज रिंगिंग द प्रेयर बेल। द प्यून वॉज रिंगिंग द प्रेयर बेल। द प्यून वॉज रिंगिंग द प्रेयर बेल। चपरासी प्रार्थना की घंटी बजा रहा था। आगे, जब गगन स्कूल पहुंचा। देखिए जब वेन यहाँ लिखना है, इसे कामा नहीं लगेगा, ठीक है। वेन गगन रिच्ड स्कूल, बस बन गया। द प्यून वॉज रिंगिंग द प्रेयर बेल व्हेन गगन रिच्ड स्कूल। पास्ट इनविटेस में है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों समय शो कर रहा है, इसलिए वेल लगा है। हमने यहाँ पर जो एडवर्ब क्लॉज था स्टार्टिंग में लगा दिया, यहाँ लास्ट में लगा दिया, किसी भी तरीके से बन सकता है। यू शुड नो इन बोथ वे, दोनों तरीके से आप जानिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस मैं बताता हूँ। जहाँ चाहा वह वहाँ गया। जहाँ चाहा वह वहाँ गया। देखिए जहाँ चाहा वह वहाँ गया। देखिए ही वेंट वेयर ही विस्ड। जहाँ चाहा
वह वहाँ गया। ठीक है, ही वेंट वेयर ही विश्ड, वेयर ही विश्ड, जहाँ वह चाहा वहाँ वह गया। तो हम इससे पहले भी ला सकते हैं वेयर ही विश्ड, देखिए ही वेंट वेयर ही विश्ड, वेयर ही विश्ड कामा ही वेंट, यूँ भी बन सकता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे वह उतना चतुर नहीं है जितना उसका भाई, वह उतना चतुर नहीं है जितना उसका भाई। बनाइए, वह उतना चतुर नहीं है जितना उसका भाई। बन जाएगा, बहुत उतना चतुर नहीं है, ही इज नॉट सो क्लेवर, एज हिज ब्रदर, नहीं है जितना उसका भाई। ही इज नॉट सो क्लेवर एज हिज ब्रदर। तो इस तरह से आपने देख लिया, वह उतना चतुर नहीं है जितना उसका भाई, ही इज नॉट सो क्लेवर एज हिज ब्रदर। तो इस समझ में आपके आ गया होगा। चलिए कुछ और सेंटेंस में आपको बताता हूँ। चलिए इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट सेंटेंस बताता हूँ, 5th नंबर। जैसे श्रीलंका भारत की अपेक्षा अधिक गरीब है। ठीक है, श्रीलंका भारत की अपेक्षा अधिक गरीब है। ठीक है, श्रीलंका भारत की अपेक्षा अधिक गरीब है। बन जाएगा, श्रीलंका इज पुअर देन इंडिया। बन गया, श्रीलंका इज पुअर देन इंडिया, श्रीलंका भारत की अपेक्षा अधिक गरीब है। कंपेयर किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है, यहाँ पर देन का प्रयोग हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे यह सवाल इतना आसान है कि इसे हर कोई हल कर सकता है। यह सवाल इतना आसान है कि इसे हर कोई हल कर सकता है। बन जाएगा, यह सवाल इतना आसान है, सवाल में क्वेश्चन या सम, तो बन जाएगा दिस सम इज सो इजी दैट, यह सम यह सवाल इतना आसान है कि हर कोई इसे हल कर सकता है। यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक है, तो दैट एवरीबॉडी कैन सॉल्व इट, दिस सम इज सो इजी, दिस सम इज सो इजी दैट एवरीबॉडी कैन सॉल्व इट, यह सवाल इतना आसान है कि इसे हर कोई हल कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि स्वामी जी यहाँ आएंगे तो हम उनका सम्मान करेंगे। यदि स्वामी जी
यहाँ आएंगे तो हम उनका सम्मान करेंगे। यदि स्वामी जी यहाँ आएंगे, देखिए फ्यूचर टेंस में है, दोनों फ्यूचर टेंस में है, तो हमने आपको बताया है कि इस कंडीशन में जिसमें कोई कंडीशन रखा जाता है जो इफ से शुरू होता है, व्हेन से शुरू होता है, ठीक है, उसको जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे और दूसरे को फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक, चलिए यदि स्वामी जी यहाँ आएंगे, इफ स्वामी जी कम्स हियर, बन गया, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। इफ स्वामी जी कम्स हियर, तो हम उनका सम्मान करेंगे, तो हम उनका सम्मान करेंगे, वी शैल वेलकम हिम। यदि स्वामी जी यहाँ आएंगे तो हम उनका सम्मान करेंगे। इफ स्वामी जी कम्स हियर वी शैल वेलकम हिम, हम उनका सम्मान करेंगे। चलिए नेक्स्ट आंसर देखते हैं। वह उतना ही बुद्धिमान है जितना कि उसके पिताजी थे। वह उतना ही बुद्धिमान है जितना कि उसके पिताजी थे। ठीक है, वह उतना ही बुद्धिमान है जितना कि उसके पिताजी थे। इसमें भी कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, दोनों को बराबर बताया जा रहा है, तो इसमें एज का प्रयोग कर देंगे। बनाइए, ही इज एज इंटेलिजेंट, ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज फादर वॉज। वह उतना ही बुद्धिमान है जितना कि उसके पिताजी थे। ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज फादर वॉज। तो इस तरह से आपने देख लिया। चलिए कुछ सेंटेंस और भी बता देते हैं। देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस 8वां नंबर हो गया, 9वां बता देते हैं आपको। 9वां, 9th, देखिए 9th, जैसे मेरी बात ध्यान से सुनो या ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो, कहीं ऐसा ना हो कि गलतियां कर जाओ। देखिए, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, कहीं ऐसा ना हो कि गलतियां कर जाओ। चलिए, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली बन जाएगा, सिंपल सेंटेंस है।
लिसन टू मी केयरफुली। कहीं ऐसा ना हो कि अंग्रेजी होती है लेस्ट। कहीं ऐसा ना हो कि गलतियां कर जाओ। इम्परेटिव सेंटेंस है तो इसमें सब्जेक्ट यू होता है, तो लेस्ट यू शुड कमिट मिस्टेक। बन गया। लिसन टू मी केयरफुली, मेरी बात को ध्यान से सुनो। लेस्ट यू शुड कमिट मिस्टेक, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गलतियां कर जाओ। बन गया। कितना सिंपल है। लेट्स के साथ शुड का प्रयोग करते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना है। चलिए लास्ट सेंटेंस बताता हूं। ज्यों ही घंटी बजी सभी बच्चे प्रार्थना स्थल पर जमा हो गए। ज्यों ही घंटी बजी सभी बच्चे पर जमा हो गए। ज्यों ही घंटी बजी सभी बच्चे प्रार्थना स्थल पर जमा हो गए, तो मिल जाएगा। एज सुन ऐसे बना सकते हैं, नो सुनर से भी बना सकते हैं। चलिए पहले एज सुन ऐसे बनाते हैं। एज सुन एज द बेल रैंग। ज्यों ही एज सुन एज घंटी बजी द बेल रैंग। ज्यों ही घंटी बजी सभी बच्चे प्रार्थना स्थल पर जमा हो गए। या ऐसे भी वाक्य हो सकता है, ज्यों ही घंटी बजी त्यों ही सभी बच्चे प्रार्थना स्थल पर जमा हो गए। ठीक, तो यहाँ पर त्यों ही नहीं लिखा गया, वह अंडरस्टूड है, वह रहेगा तो भी हमें उसकी अंग्रेजी नहीं लिखनी है। ठीक है, तो एज सुन एज द बेल रैंग, जैसे ही या ज्यों ही घंटी बजी सभी बच्चे प्रार्थना स्थल पर जमा हो गए। ठीक है, नहीं ऑल द चिल्ड्रेन assembled at the prayer ground। मैंने क्या आपका देखिए, as soon as the bell rang all the children assembled में से जमा हुए, assemble at the prayer ground। ठीक है, चलिए हम इसे जो है नो सुनर से बनाते हैं। नो सुनर का प्रयोग कैसे करते हैं इसे भी जान लीजिए। एक वाक्य को हम एज सुनर से बना सकते हैं और नो सुनर से भी बना सकते हैं। देखिए, नो सुनर डिड द बेल रिंग देन। देखिए, नो सुनर, जब नो सुनर का प्रयोग करेंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, अर्थात डिड का प्रयोग होगा। नो सुनर डिड, और जब डिड का प्रयोग हो जाएगा तो वो आपका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड फॉर्म था, डिड है तो वो आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया। तो नो सुनर डिड द बेल रिंग, जैसे ही घंटी बजे। ठीक, उसके बाद देन लगा देते हैं। यहाँ पर अगला कंजंक्शन देन लगाते हैं। नो सुनर के बाद देन का प्रयोग करते ही करते हैं, ये हमारा नियम है। देखिए, देन आगे उतार देंगे, शेष सब बातें उतार देंगे। देन
ऑल द चिल्ड्रेन all the children assembled all the children assembled at the prayer ground। देखिए यह नो सूनर से भी बन गया। No sooner did the bell ring than all the children assembled at the prayer ground। तो इस तरह से आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी देख लिया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो एडवर्ब क्लॉज होता है वह कैसे बनता है, क्या क्या कंजंक्शन लगता है, उससे किन किन बातों का बोध होता है। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा। ओके।